Namaskaram, good morning. Okay, so let's start with the today's ICDS, that is ICDS 7. We have target to finish all the remaining ICDS today. So I'll be little fast. यश आपका जो डाउट है कैन वी डिस्कस एट द एंड? थोड़ा ये वाला खत्म कर लेते हैं पहले. गवर्नमेंट ग्रांट्स का क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट्स का जो रेस्पेक्टिव आईसी जो एएस है दैट इज एएस 12 और गवर्नमेंट ग्रांट्स इनकम टैक्स के हिसाब से मेरे एकदम जनरल नॉलेज के हिसाब से आपको मैं बताता हूं. ओनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रांट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड फिक्स एसेट. ठीक है ना, कैपिटल एसेट भी आप बोल सकते हो, स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट. तो गवर्नमेंट ने अगर कोई पर्टिकुलर कैपिटल एसेट के अगेंस्ट अगर ग्रांट दिया होता है तो आपको उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पता है. आप मुझे बताइए ना, अगर स्पेसिफाइड असेट के लिए अगर गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया हुआ है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी. गवर्नमेंट सब्सिडी देती ही क्यों है? क्योंकि सब्सिडी देने से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है. सब्सिडी देने से इंडस्ट्री जो होती है उनको इनिशियल पीरियड में सरवाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए हेल्प होता है. सब्सिडीज देने से जो उनका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन होता है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो रिड्यूस होता है. तो चाइना कैसे समथिंग दैट वी आर एबल टू प्रोड्यूस एट 5 रुपीज, हाउ कुड चाइना प्रोड्यूस एट 2 रुपीज? जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट सपोर्ट. तो गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हम उसको सब्सिडी भी बोलते हैं, लेकिन देर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सिडीज, कैपिटल नेचर सब्सिडी एंड रेवेन्यू नेचर सब्सिडी. तो कैपिटल नेचर सब्सिडी मतलब क्या? तो बाबा वो स्पेसिफाइड एसेट की बात होती है, तो उसका ट्रीटमेंट आप क्या करेंगे? आपने मुझे आंसर दे दिया है, असेट के कॉस्ट में से लेस कर दीजिए. तो रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ असेट, रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ असेट. तो ये तो पक्का ही है. और सर अगर किसी पर्टिकुलर असेट को लेके नहीं है, जनरलाइज है, रेवेन्यू नेचर की है, तो फिर सर एनी अदर, मैं तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एनी अदर, जो असेट स्पेसिफिक नहीं है, दैट शुड बी रिकॉर्डेड एज इनकम. तो ये हो गया जनरल नॉलेज. लेकिन सर जनरल नॉलेज से पूरा आईसीडीएस थोड़ी ना क्या बनता है. आईसीडीएस तो पूरा डिटेल में बनता है, इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए. तो जनरल नॉलेज की तो बात पीजीबीपी में काम आ जाती है. इतना भी अगर आप याद रखते हो तो मेरा पीजीबीपी में काम हो जाता है. और मैं पीजीबीपी के 2 सेक्शन आपको दिखा दूंगा. दोस 2 सेक्शंस यू हैव टू रेफर हियर. एक तो है कि आपको यहाँ पे रीड विथ करना है सेक्शन 28 जो पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन है, जहां पे हम रेवेन्यू नेचर सब्सिडी को टैक्स करेंगे एज ए इनकम. और दूसरा एक सेक्शन हमको पढ़ना पड़ेगा, दैट इज सेक्शन 43 सबसेक्शन 1, रीड विद इट्स एक्सप्लेनेशंस. क्यों सर? क्योंकि वहां पे असेट स्पेसिफिक होगा तो एक्चुअल कॉस्ट करके वहां पे डेफिनेशन है ना, एक्चुअल कॉस्ट. कल भी हमारे रेफरेंस में आया था, तो आज फिर से हम उसकी बात करने वाले, 2-3 बार आज बात करने वाले एक्चुअल कॉस्ट की. तो एक्चुअल कॉस्ट में से वो लेस होगा. ठीक है ना, एक्चुअल कॉस्ट में से लेस होगा. तो बस जस्ट 2 और सेक्शन आपको यहाँ पे पढ़ने. मेरा तो काम है ये 2 सेक्शंस का आपको नॉलेज देना, लेकिन उसके साथ मैं आईसीडीएस पूरा ही आपको पढ़ा रहा हूं. अदरवाइज ये 2 सेक्शन हो जाते हैं तो मेरा काम हो जाता है, क्योंकि उतना मेरे क्वेश्चन आंसर को लेके जितना इंपॉर्टेंट है उतना बात हो जाता है. नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड. लेकिन स्टैंडर्ड पहले कर लेते हैं, फिर सेक्शंस करते हैं. और यू वांट टू डू सेक्शन फर्स्ट एंड देन स्टैंडर्ड? उल्टा करना है क्या? पहले सेक्शन कर लेते हैं फिर स्टैंडर्ड, कि पहले स्टैंडर्ड फिर सेक्शन? आप जैसा बोलोगे. पहला स्टैंडर्ड कर लेते, ठीक है ना, पहला आईसीडीएस कर लेते. ओके, क्योंकि अल्टीमेटली तो अपने को सेक्शन याद रखने. क्योंकि मैंने क्या बताया था कि जो भी आईसीडीएस में लिखा हुआ है वो अभी सेक्शंस ने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है. और इसके पीछे मैं आपको बता दूं, इसके पीछे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट है. एक जमाने में सब्सिडी को टैक्स करना है कि नहीं करना है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट चला था. वो सारा आर्ग्यूमेंट गवर्नमेंट ने अभी सेटल कर दिया है बाय इशूइंग द स्टैंडर्ड आईसीडीएस एंड आल्सो इनकॉर्पोरेटिंग द प्रोविजंस इनटू इनकम टैक्स एक्ट. ठीक है ना. चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस. पहले स्टैंडर्ड का स्कोप देख लेते हैं. स्कोप मतलब स्टैंडर्ड एप्लीकेबल कब होगा. द स्टैंडर्ड डील विद द ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट. ट्रीटमेंट मतलब क्या करना है? ट्रीटमेंट की बात करना है मतलब उसको टैक्स करना है कि कॉस्ट में से रिड्यूस करना है, कि बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, इग्नोर कर देना है कैपिटल सब्सिडी बोल के. The government grants are sometimes called as other names such as subsidy, cash incentives, duty drawback, waiver. वेवर क्या होता है साहब? जैसे आप एयर इंडिया ने लोन लिया था किसी बैंक से, तो बैंक ने क्या कर दिया? वेव कर दिया. तो दैट इज आल्सो काइंड ऑफ सब्सिडी ओनली. नो, आपने किसी से लोन लिया था, बैंक ने वेव कर दिया आपके लिए, तो इनकम हो गया.
कंसेशंस, रीइंबर्समेंट, रीइंबर्समेंट मतलब आप पहले खर्चा कर लो, आप अपने एम्प्लॉयज को इतना इतना पेमेंट कर दो, आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए अगर 1 करोड़ का खर्चा किया होगा उसमें का 30% खर्चा गवर्नमेंट दे देगा। तो फर्स्ट यू पे, सबमिट द एविडेंसेस एंड देन वी विल रिम्बर्स योर एक्सपेंसेस। तो सर नाम से आप ग्रांट, ये वर्ड ना, आप डोंट गो इन नॉमेनक्लेचर की ग्रांट्स का यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। एनी बेनिफिट डिराइव फ्रॉम द गवर्नमेंट व्हाइल यू आर रनिंग द बिजनेस। सर बिजनेस की क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि सैलरीड वालों की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, हाउस प्रॉपर्टी वालों की बात नहीं हो रही है, कैपिटल गेन की बात नहीं हो रही है। गवर्नमेंट ग्रांट्स हम देते हैं यूजुअली बिजनेस पीपल को, और आईसीडीएस आपको पता ही है बिजनेसमैन को ही अप्लाई होता है। तो आप कुछ ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसको गवर्नमेंट अप्रिशिएट करता है, और क्योंकि गवर्नमेंट अप्रिशिएट कर रहा है, आपके एग्जिस्टेंस को ग्रो करना चाहता है, गवर्नमेंट भी आपके जो नोबल कॉज है आपका, जो आपने एक विमेन एंटरप्रेन्योरशिप का, रूरल डेवलपमेंट का, कुछ ना कुछ आपने अच्छा काम करना चालू किया होगा। तो जैसे हमारा जो रीजन है, कोल्हापुर के आगे का जो रीजन है, वो पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट्स पे आता है, और वेस्टर्न घाट्स पे जो होता है वो लाइफ इजी नहीं होता। अब आप कैसे कोस्टल लाइन पे रहते हो, मुंबई में रहते हो, तो मुंबई का लाइफ एंड घाट का लाइफ इज नॉट इजी लाइफ, बहुत डिफरेंस होता है, यहाँ पे बहुत डिफिकल्टी होती है। एग्रीकल्चर से लेके हर एक चीज करने में, कोई भी व्यापार करने में यहाँ पे दिक्कतें आती है। तो गवर्नमेंट का एक्चुअली, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का दोनों का सब्सिडी मिला दोगे तो लगभग लगभग 80 to 90% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट फंड हो सकता है। लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए, मतलब लेडीज लोगों के नाम पे होना चाहिए, या फीमेल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए, या तो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट जो आपके होते हैं वो होनी चाहिए, तीसरा फूड प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस है जिसके थ्रू सब्सिडी दी जाती है। मुझे बहुत बुरा लगता है, प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में। इस रीजन में मैंने पर्टिकुलरली देखा है अपने आंखों से कि गवर्नमेंट ग्रांट्स को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया जाता है, अब्यूज किया जाता है। अब्यूज करना मतलब क्या करना, तो वो प्रोजेक्ट दिखाते हैं कि हम कोई एक प्रोजेक्ट लगाने वाले, पापड़ बनाने का प्रोजेक्ट, अचार बनाने का प्रोजेक्ट, ये अपना डेयरी का प्रोजेक्ट, फिर भेड़ बकरी का प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, दिखाते हैं कि प्रोजेक्ट रन करेंगे, पेपर बनवा लेते हैं। बहुत सारे कंसल्टेंट है जो पेपर बना के देते हैं उनको सारे, और गवर्नमेंट ग्रांट्स ले लेते हैं और फिर वो प्रोजेक्ट बंद कर देते हैं। ठीक है ना, वो प्रोजेक्ट रन नहीं करते। तो गवर्नमेंट फ्रस्ट्रेटेड हो गया इन लोगों से, और गवर्नमेंट अभी गवर्नमेंट ग्रांट्स के जो कंडीशंस है वो बहुत स्ट्रिंजेंट कर रहा है, बहुत स्ट्रिक्ट कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि पहले इतना मिसयूज किया गया। ग्रीन हाउस बनाने के लिए हमारे एरिया में बहुत ज्यादा गवर्नमेंट फंडिंग करता था, अभी ग्रीन हाउस का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करता। ग्रीन हाउस मतलब वो पता है ना, आपने कभी देखा होगा तो हाईवे वगैरह के साइड पे व्हाइट कलर का शेड मार के इसके अंदर फार्मिंग करते हैं ना, क्योंकि वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट को एक्सपोज ना हो जाए, बहुत ज्यादा बारिश ना लगे, बहुत ज्यादा धूप ना लगे, थोड़ा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रह के उसके अंदर जो सेंसिटिव जो इन्वायरमेंटल सेंसिटिव या टेम्परेचर सेंसिटिव जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, जो एक्सपेंसिव फ्रूट्स होते हैं, तो वैसा कुछ करना होता है उसमें। ठीक है, तो वो ग्रीन हाउस वगैरह जो बनते थे यार, उसको बहुत ज्यादा गवर्नमेंट सब्सिडाइज करता था, अब करता ही नहीं है, क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा मिसयूज किया है। मुझे बहुत बुरा लगता है, इसमें कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी इन्वॉल्व है साहब। ठीक है ना, सीए लोगों के लिए या टैक्स कंसल्टेंट्स के लिए या जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स है उनके लिए ये एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है। ठीक है, अच्छा करोगे तो बहुत अच्छा होगा। मेरी मेरी तो इच्छा है कि आप सब्सिडीज के ऊपर काम करो, बहुत ज्यादा अच्छा बिजनेस होता है। मैं आपको बताता हूँ मार्केट में फीस कैसे ली जाती है। मार्केट में समझिए, आप अगर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लाने वाले हो, ठीक है ना, फॉर सिंप्लिसिटी आप 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लाने वाले हो, या आप 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लाते, चलो इतना बड़ा भी नहीं लेते, छोटा सा ले लेते, थोड़ा गांव गांव खेड़ी की बात है, तो 10 करोड़ का प्रोजेक्ट लाने वाले हो, 10 करोड़ का अगर आप प्रोजेक्ट लाने वाले हो, तो गवर्नमेंट मिनिमम 35% तक इसको आज के तारीख में मिनिमम 35% तक सब्सिडाइज करता है। और मैंने आपको क्या बताया, अगर आप एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, मतलब आप नोटिफाइड जोन्स में हो, तो गवर्नमेंट के जोन है, कैटेगरी ए जोन, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी। तो जितना ज्यादा खराब सिचुएशन उतना ज्यादा ग्रांट, ऐसा आप समझ लीजिए। तो ऐसे कैटेगरी वाइज उन्होंने जोन्स को डिवाइड किया हुआ है, तो ये परसेंटेज बढ़ते 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 जाता है। ओके, तो 35% तो कॉस्ट इसका गवर्नमेंट फंड करेगा। मुझे आप बता दीजिए, अगर आपकी 10 करोड़ की आपने असेट लगाई है और उसमें का 3.5 करोड़ अगर गवर्नमेंट दे रहा है, तो हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बिजनेसमैन को इसका बेनिफिट उठाना उठाना चाहिए क्या? यस। कहीं कहीं पे ये 70% तक जाता है, कहीं कहीं पे ये 100% तक जाता है।
कहीं कहीं पे 120% भी जाता है, ठीक है ना। मतलब जितना आपने लगाया उससे ज्यादा तो आपको ग्रांट मिलेगा, प्लीज अंडरस्टैंड करो, ऐसा भी है। लेकिन वो थोड़े एक्सेप्शनल एरियाज में, बहुत ही ज्यादा अपने बैकवर्ड रीजन में ग्रांट्स लगाए हुए, लेकिन अपन 35% भी मानते हैं, तो चलो 35% मान लेते हैं। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, 35% में ना आपको एक साल में नहीं दूंगा। हाँ, एक साल में नहीं दूंगा मैं 35%। अभी गवर्नमेंट शाना हो गया, गवर्नमेंट बोलता है मैं अभी एक साल में नहीं दूंगा। 35% डिवाइड बाय क्या कर दीजिए आप, 10 ईयर्स कर दीजिए। तो हर साल में आपको 35 लाख दूंगा। हर साल में कितना दूंगा, एवरी ईयर आई विल गिव यू 35 लाख, ठीक है ना। इसके बदले में आपको क्या करना है, इसके बदले में आपको दिखाना है कि ये बिजनेस आप 10 साल करके दिखाओ। आपको जीएसटी भरना है, अगर इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है तो। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है आपको, हर साल चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेशन सबमिट करना है। तो लॉट ऑफ कंडीशंस आर पुट फॉरवर्ड, पहले जैसा नहीं रहा। तो अभी जो है ना गवर्नमेंट ग्रांट निकालना इज वेरी टेक्निकल, ये नॉर्मल लोगों को आता ही नहीं। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि गवर्नमेंट ग्रांट्स देता भी है। आप लोगों को पता है क्या गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में ज्यादा? आपके ऑफिस में काम होता है, सब्सिडीज का काम होता है आपके ऑफिस में? किसी का सब्सिडी करवाया आप लोगों ने? नहीं किया ना। I'm telling you, there are chartered accountant. I personally know them. They are earning crores of rupees, crores. Their income is in crores only through the government subsidy. ठीक है। और हमने भी हमारे जो नेक्स्ट ईयर का बिजनेस प्लान है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जो बिजनेस प्लान है, उसमें हमने दो चीजें ऐड करके रखी है, ठीक है ना, जो हमें ऐड करनी है हमारे बिजनेस प्लान में। मैं आपको पर्सनल बता रहा हूँ। एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर का जो कंसल्टेंसी होता है, अभी हम लोग कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी देते हैं, ठीक है ना। कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी मतलब एलएलपी, कंपनी का कोई भी काम आने दो, वी कैन डू इट इजीली, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड रहने दो। कंपनी चालू करने से लेके कंपनी बंद करने तक एवरीथिंग वी कैन डू। अब कोऑपरेटिव के ऊपर अपना हाथ नहीं बैठा था, क्योंकि कोऑपरेटिव का पूरा जो ये रहता है ना, जो सारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स या जो प्रोसीजर है वो सब मराठी में रहता है। तो यहाँ पे हमें मराठी का जो कंफर्टेबल है, कंफर्ट लेवल वो बढ़ाना पड़ेगा। और उसका भी पैनल अभी ओपन हुआ है, 6 साल के बाद पैनल ओपन हुआ है, 6 ईयर्स के बाद। तो पैनल में पहले जाना पड़ता है। तो पैनल में हम हमारा नाम चढ़ाने का ट्राई करें, अगले 2-3 दिनों में वो काम करना है। शायद अभी 2 ही दिन बचे हैं। तो पैनल के ऊपर जब नाम जाएगा उसके बाद सब कोऑपरेटिव सोसाइटीज में आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी में पहले तो नाम चढ़ाना है पैनल के ऊपर। दूसरा बिजनेस जो हम ऐड करना चाहते हैं वो सब्सिडीज का है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्कोप बहुत ज्यादा है और कंसल्टेंट बहुत कम है जो जिन लोगों को एक्चुअली इसका नॉलेज है। तो इसके ऊपर स्टडी करना पड़ेगा, 2-3 महीने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, सेमिनार अटेंड करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के साथ बातें करनी पड़ेगी, कृषि ऑफिसर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। और हमने आपको पता ही है, हमने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना के रखी है एक। तो इस कंपनी के थ्रू हम लोग सब्सिडीज का जो बिजनेस होगा वो हम रन करने वाले हैं। हम फार्मर्स को ही बताने वाले कि आप प्लीज यार ये सब लगा दो, प्लीज बिजनेसेस वगैरह चालू करो। अभी बहुत हो गया वो एग्रीकल्चर 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 के 2 कदम आगे चलो। आप आगे चलने के बाद आप प्रोजेक्ट लगाओ, प्रोजेक्ट लगाने का हम सब्सिडाइज करके देंगे कहीं कहीं पे 70% तक। मतलब तुम खाली पैसे लगा दो, इनिशियली पैसे लगा दो, और वो भी बैंक लोन देता है साहब, ठीक है ना। आप बिलीव नहीं करोगे, बैंक लोन देता है, कहीं कहीं पे कोलैटरल फ्री लोन देता है, क्योंकि गवर्नमेंट की सब्सिडी, गवर्नमेंट गारंटी देती है। बहुत सारे प्रोजेक्ट का गारंटर गवर्नमेंट है। आज की तारीख में गारंटर कहां से मिलेगा आपको लोन का? बहुत सारे प्रोजेक्ट में गारंटर गवर्नमेंट है कि मैं गारंटी देता हूं, अगर कल डिफॉल्ट होता है तो मैं लोन भरूंगा। ऐसे बैंक को कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट देता है। तो बैंक से लोन लेके आपको प्रोजेक्ट लगाना है, और वो प्रोजेक्ट लगाने के बाद आप उसको प्रोजेक्ट चलाओगे। आपको सब्सिडी 10%, 10%, 10% हर साल मिलती रहेगी, जितनी भी आपकी सब्सिडी अप्रूव हुई है। 10 साल तक, 8 साल तक, जितना भी वो सब्सिडी में कंडीशंस होगा उतना आपको रन करना पड़ता है। तो आप समझिए, अगर आप लोगों ने ये काम किया तो इसका इनिशियल काम करने का जो खर्चा होता है वो 5% ऑफ सब्सिडी होता है। हायर साइड पे जो बड़े कंसल्टेंट है, मैं बता रहा हूँ ना, जिन्होंने करोड़ रुपए कमाए हुए हैं, उनका फी देखो कैसा होता है। 5% ऑफ द सब्सिडी अमाउंट इज द इनिशियल फी दैट वी चार्ज। और आपको एक बात बता देता हूं, जो फी हमारी है ना, जो हमारी फी है वो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में हम ऐड करवा देते हैं। आप समझो, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फीस है, ठीक है ना, जो कंसल्टेंट की फीस है सब्सिडी के, कंसल्टेंसी के ऊपर जो काम करता है, वो हम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में ऐड करवा देते हैं। क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ही तो है, प्रोजेक्ट लगाना है करके आपने हमारी कंसल्टेंसी ली, तो मतलब वो भी सब्सिडाइज हो जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में ऐड करने से वो भी सब्सिडाइज हो जाता है। तो भैया 5% हम इनिशियल लेते हैं, और 5% आप रिकरिंग में लेते हो। रिकरिंग में मतलब जब जब ये आते रहेगा पैसा,
ठीक है ना, जब जब ये पैसे आते रहेंगे उसका 5%। तो मुझे आप बताइए भैया, अगर आपने 100-200 प्रोजेक्ट को अगर फंडिंग अवेलेबल करा के दी और उसकी सब्सिडी अवेलेबल करा के दी, आपको नहीं लग रहा ये एक 10-10 साल का आपका फिक्स रेवेन्यू हो गया? क्योंकि बिना आपके तो आगे काम होना ही नहीं है। मतलब काम एक बार करो और रेवेन्यू 10 साल आने वाला है आपको। फिर कोई लोग 4% पे करते हैं, कोई लोग 3% पे करते हैं। 5% मैंने बताया तब जब अमाउंट छोटी होती है। अमाउंट छोटी होती है मतलब सब्सिडी की अमाउंट इज इन लैक्स, ठीक है। अब अमाउंट्स करोड़ में भी होती है, कोई कोई प्रोजेक्ट 100-100 करोड़ का होता है, तो उसकी उतनी सब्सिडी भी बड़ी होती है। तो आपको देखना पड़ता है कि कहाँ पे आपको फीस का वेरिएशन रखना पड़ेगा। लेकिन आपको मैं क्या बता रहा हूँ, कितना अच्छा बिजनेस है। ऑडिट में वगैरह जितना पैसा मिलता है उससे ज्यादा पैसा यहाँ पे मिलता है, लेकिन मगजमारी थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन करना पड़ता है, लाइजनिंग करनी पड़ती है, बैंक वालों से हाथ मिला के रखने पड़ते हैं, हाथ पांव जोड़ने पड़ते हैं कि सर लोन दो, क्योंकि पहले जब तक लोन नहीं होता तब तक प्रैक्टिकली सब्सिडी नहीं होता। सब्सिडी का एक तो स्टैंडर्ड पढ़ना है आपको, और स्टैंडर्ड पढ़ने के साथ साथ उसका बिजनेस कैसे होता है वो भी पढ़ना है। तो बिजनेस कैसे होता है कि आपको वो समझ में आया। सब्सिडी इज वन ऑफ द वेरी वेरी ब्यूटीफुल बिजनेस। आप समझ लीजिए कि इसको ब्लू ओशन भी आप बोल दीजिए। अगर अगर 1000 चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट इस दुनिया में आज की तारीख में काम करते होंगे, तो उसमें से खाली 8 या 10 लोगों को सब्सिडी का बिजनेस आता है। जीएसटी का बिजनेस ऑलमोस्ट 90%, 95% लोगों को आता है। इनकम टैक्स का ऑलमोस्ट 100% लोगों को आता है। अकाउंटिंग ऑडिटिंग ऑलमोस्ट 70-80% लोग कर रहे हैं। सब्सिडी हार्डली 2-3% लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। हायर साइड पे आप 5-6% मान लीजिए। ओके, तो सब्सिडी में अगर आपको इंटरेस्ट है तो बिल्कुल आप काम कीजिए। आप देखिए, आपका आपका रूरल एरिया देख लीजिए, क्योंकि सब्सिडी का काम मुंबई में कम होता है, और जो रूरल एरिया होता है वहां पे बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। खास करके अंडर डेवलप एरिया होगा तो वहां पे सब्सिडी का काम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे फूड प्रोसेसिंग प्लांट वगैरह लगाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता है, दोनों गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। कभी कभी लोकल अथॉरिटी भी सपोर्ट करती है। इसलिए मैंने क्या बताया, कभी कभी वो 100% क्रॉस हो जाता है। मतलब आपका प्रोजेक्ट पूरा फ्री हो जाता है। आप समझ लीजिए, पूरा मशीनरी वगैरह आपका फ्री, 10 साल में यू आर द ओनर, और आपने 1 रुपया भी नहीं लगाया और उसमें से आपने प्रॉफिट भी कमा लिया बहुत सारा, ऐसा हो जाता है। चलो, तो दैट इज द सब्सिडी का बिजनेस, ऑसम वन, ठीक है ना। आप देख लीजिए, अगर आपको इंटरेस्ट है, पास होने के बाद अगर आप इसमें काम करना चाहते हो, हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहते हो, तो वी आर ऑल्सो रेडी फॉर दैट। ओके, आगे चलते हैं। बट डज नॉट इंक्लूड गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइज। सर ये क्या बात हो गई, गवर्नमेंट ग्रांट्स पे ये क्या नहीं एप्लीकेबल होता? अरे यार, गवर्नमेंट ने पीएसयू अगर बनाया होगा तो गवर्नमेंट इक्विटी लेगा ना। आपके कंपनी का अगर इक्विटी गवर्नमेंट ने लिया तो उसको ग्रांट बोलेंगे क्या? ग्रांट क्या होता है? ग्रांट मतलब गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए ना, उसके बदले में आपको शेयर्स थोड़ी ना क्या देने। अगर आपने शेयर देते तो गवर्नमेंट आपको ग्रांट नहीं दे रहा है, गवर्नमेंट फिर आपका इन्वेस्टर बन गया, मालिक बन गया गवर्नमेंट, तो उसको ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होता। क्या ये जो एक्सक्लूजन है वो समझ में आया आपको? आप इक्विटी दे रहे हो यार उनको, इक्विटी थोड़ी ना क्या ग्रांट होता है। वो तो आप किसी प्राइवेट इन्वेस्टर को भी देख सकते थे गवर्नमेंट सपोर्ट करने के लिए, वो करता है, पीएसयू में यूजुअली होता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हम उनको बोलते हैं, या गवर्नमेंट इन्वेस्टिंग अंडर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बोलते हैं। गवर्नमेंट रेफर्स टू, अब यहाँ पे गवर्नमेंट मतलब सर खाली सेंट्रल गवर्नमेंट क्या? जी नहीं भैया, जो मैंने बताया आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एजेंसी, सिमिलर बॉडीज, वेदर लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल। तो भैया नेशनल भी हो सकती है, इंटरनेशनल भी हो सकती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ग्रांट्स आर असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट इन कैश, कभी कभी कैश में होता है, कभी कभी काइंड में होता है, ठीक है ना। टू अ पर्सन फॉर द पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंसेस, कभी कभी आपने पास्ट में कंप्लायंस किया होता है करके आपको ग्रांट मिलता है, कभी कभी गवर्नमेंट बोलता है फ्यूचर में कंप्लाई करोगे इसलिए मिलेगा। मतलब पहले प्रोजेक्ट लगा दो फिर सब्सिडी ले लेना, और कभी कभी पैसे ले लो और फिर प्रोजेक्ट लगा देना, उल्टा सुल्टा भी चलते रहता है। दे एक्सक्लूड those forms of government assistance which cannot have value placed upon them, and the transaction with the government which cannot be distinguished from the normal trading transaction of a person। तो बोलता है कि क्या एक्सक्लूड होता है, कि जहां पे वो असिस्टेंस है वो, उसका कोई वैल्यू नहीं है, गवर्नमेंट ने आपको मदद किया लेकिन वो मेजरेबल नहीं है। इट्स नॉट इन, देखो अकाउंटिंग या टैक्सेशन तभी हो सकता है जब यू कैन मेजर समथिंग। गवर्नमेंट ने आपको कोई हेल्प किया हुआ है, कोई प्रोजेक्ट लेने के लिए, कोई प्रोजेक्ट लगाने के लिए, वो हेल्प का वैल्यू नहीं किया जा सकता, असिस्टेंस का वैल्यू नहीं किया जा सकता, तो बोलते इग्नोर करो, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। एंड दूसरा, अगर गवर्नमेंट ने आपके साथ कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी किया जो नॉर्मल लोगों के साथ भी करता है, मतलब गवर्नमेंट ने आपको, जैसे आपने कोई फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाया तो गवर्नमेंट ने आपको पेस्टिसाइड दे दिया, पेस्टिसाइड दे दिया बहुत ही कंसेशनल रेट पे, मतलब उसका मार्केट वैल्यू 500 रुपए का है, लेकिन आपको 300 रुपए में दिया उसने, और आप स्पेशल नहीं हो, गवर्नमेंट के पास कोई भी जाता है वो सबको 300 रुपए में ही दे रहा है,
तो भैया ठीक है ना, फिर ये तो ट्रेडिंग एक्टिविटी होगी, ये तो आप 500 रुपया लेके 200 रुपए का इनकम मत बुक करो, फिर 300 रुपए ही बुक करो, क्योंकि आपने उतने में, गवर्नमेंट पे तो नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी है, तो उसके लिए आपको ये स्टैंडर्ड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल ट्रांजेक्शन है। अब रिकॉग्निशन पढ़ते, यही इंपॉर्टेंट एरिया है कि रिकॉग्निशन कैसे होगा भैया, गवर्नमेंट ग्रांट का रिकॉग्निशन होगा ही कैसे। रिकॉग्निशन का मतलब होता है क्या उसको हम असेट वैसे रिड्यूस करेंगे, या हम उसको लाइबिलिटी मानेंगे, या हम उनको इनकम मानेंगे, या हम उसको एक्सपेंस मानेंगे। सर असेट का लाइबिलिटी अपोजिट होता है, इनकम का एक्सपेंस अपोजिट होता है, तो ये इन चारों को ही क्या बोला जाता है, रिकॉग्निशन। सर असेट तब जब आपने कंडीशंस को सेटिस्फाई किया, बहुत सारे ग्रांट्स कंडीशनल होते हैं, आपने कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो ये आपके लिए असेट है, आपने कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो ये आपकी लाइबिलिटी, आपको रिटर्न देना पड़ेगा ग्रांट, ठीक है ना। सेम वे अगर रेवेन्यू सब्सिडीज अगर होगी तो आपने उसको इनकम रिकॉग्नाइज किया होगा कि आपको पैसे मिल गए, मजा आ गया, पैसे मिल गए, लेकिन आपसे गवर्नमेंट ने प्रॉमिस लिया था कि देखो आपको इतनी इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करनी पड़ेगी, बाद में आपने नहीं की उतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब आपने इनकम रिकॉग्नाइज किया था, गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं आपके ऊपर पेनाल्टी ठोकेंगे, हमारा सब्सिडी रिटर्न दे दो। अब आपका सब्सिडी आप जब रिटर्न दे रहे हो तो आपके लिए क्या बन जाएगा, एक्सपेंस। तो ओरिजिनली अगर वो असेट में से रिड्यूस हुआ था, क्योंकि वो असेट था आपका, आपको पैसे मिले थे, असेट में से रिड्यूस हुआ था, तो जब आप रिफंड करोगे तो फिर से वो असेट में ऐड हो जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड करो, कैपिटल सब्सिडी मिला तो रिड्यूस फ्रॉम द असेट, कैपिटल सब्सिडी रिफंडेड तो ऐड टू द असेट, ऐड बैक टू द असेट। और अगर रेवेन्यू सब्सिडी थी तो पहले आपने उसको इनकम बनाया, और इनकम की कंडीशंस अगर आपने सेटिस्फाई नहीं किए तो आपको रिटर्न देना पड़ा। तो पहले आपने इनकम बनाया था, अब आप पीजीपीपी में उसका डिडक्शन ले लीजिए, पीएनएल के डेबिट में डाल दीजिए, ठीक है ना। तो रिकॉग्निशन आप पढ़ने वाले हो यहाँ पे, गवर्नमेंट ग्रांट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड until there is a reasonable assurance that the person shall comply with the condition attached to them and the grant shall be received। मतलब भैया दो कंडीशन, रीजनेबल अश्योरेंस होना चाहिए कि आप कंडीशन सेटिस्फाई कर लोगे, और दूसरा आपको ग्रांट मिल ही जाएगी। इन दोनों चीजों का जिस दिन आपका सेटिस्फेक्शन हो जाता है, आप ग्रांट को इनकम करके या जो भी उसको असेट करके रिकॉर्ड कर दीजिए। रिकॉग्निशन शैल नॉट बी पोस्टपोन बियॉन्ड द डेट ऑफ एक्चुअल रिसीट। अब ये एएस के साथ फाइट करता है। एएस 12 क्या बोलता है पता है आपको, अगर गवर्नमेंट ग्रांट कंडीशनल है, गवर्नमेंट ग्रांट कंडीशनल है और आपको मिल गया है, यू हैव रिसीव्ड द ग्रांट, तो यू रिकॉर्ड इट एज लाइबिलिटी, ठीक है ना। पैसा रिसीव किया आपने तो आपको इनकम नहीं बनाना है उसको, यू कैन नॉट रिड्यूस इट फ्रॉम द कॉस्ट, आप उसको लाइबिलिटी में ही रखिए, क्योंकि आपको गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है ताकि आप प्रोजेक्ट लगाओ। कुछ फ्यूचर कंडीशन है, फ्यूचर कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो यू आर एलिजिबल फॉर द ग्रांट, लेकिन आपको ग्रांट पहले दे दिया है गवर्नमेंट ने, कंडीशन आपको बाद में सेटिस्फाई करनी थी। अब गवर्नमेंट क्या, एएस क्या बोलता है, एएस 12 क्या बोलता है, जब इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, लाइबिलिटी थी, फिर कंडीशन आपने सेटिस्फाई की, अभी आप इसको इनकम रिकॉर्ड कीजिए। मतलब इनकम को पोस्टपोन किया, बताइए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने इनकम को पोस्टपोन किया ना, इनकम को पोस्टपोन किया टू दैट ईयर इन विच यू हैव सेटिस्फाइड द कंडीशन। अब सेटिस्फेक्शन ऑफ कंडीशन तो पोस्टपोनमेंट ऑफ द इनकम हो गया, मतलब पैसे आ गए आपके अकाउंट में, लेकिन गवर्नमेंट बोलता है ना ना ना, आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, इनकम रिकॉर्ड नहीं करोगे, कंजर्वेटिज्म फॉलो कर रहे हैं हम, आगे जाके आपने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो पहले आप उसको इनकम में रिकॉर्ड मत कीजिए, आप उसको इनकम, क्योंकि विंडो ड्रेसिंग हो जाएगा, फिर आप क्या, जिस पैसे के ऊपर आपका हक नहीं है वो पैसा भी आपने इनकम करके बुक कर दिया। इस लाइक आपके कस्टमर ने आपको एडवांस दिया हुआ है, आप ऐसे समझने का ट्राई कीजिए, कस्टमर ने आपको एडवांस दिया हुआ है, क्या ये आपका इनकम है? कस्टमर ने एडवांस दिया आपको मार्च के महीने में कि भैया अप्रैल में मेरी ऑर्डर मार देना, इज इट योर इनकम? तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्या होती है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है एडवांस फ्रॉम कस्टमर का, एडवांस फ्रॉम कस्टमर का क्या है? लाइबिलिटी है, बिलिंग होने के बाद होगा, बिल्कुल बिलिंग होने के बाद क्या करोगे आप, लाइबिलिटी को इनकम में कन्वर्ट कर दोगे। दैट्स अ ट्रीटमेंट, सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे भी हम बताना चाहते हैं आपको। एएस वही ट्रीटमेंट देता है, बोलता है कि जब आपको सब्सिडी मिली तब आप उसको लाइबिलिटी रिकॉर्ड कीजिए, एंड वंस यू सेटिस्फाई द कंडीशन देन कन्वर्ट इट इनटू इनकम। दैट्स व्हाट एएस सेज। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो आपको
वो रिपे करना पड़ता है, इसलिए उसका लायबिलिटी रिकॉर्ड करना सही भी है क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है। लेकिन इनकम टैक्स कंजर्वेटिज्म को नहीं फॉलो करता। इनकम टैक्स बोलता है अरे पागल लोग, पैसे मिल गए ना, तुम्हारे पास पैसे आ गए ना, तो इनकम टैक्स इनकम पोस्टपोन करेगा क्या? नहीं तो क्या करेंगे पता है लोग, इनकम टैक्स में टैक्स ना लगे करके लोग क्या करेंगे, कोई एक ऐसी कंडीशंस होगी जिसको डिले करते रहेंगे। जैसे 10 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, कोई एक कंडीशंस को डिले करते रहेंगे क्योंकि उसके ऊपर टैक्स नहीं भरना है। तो इन्होंने क्या बोल दिया आईसीडीएस में, देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बोलता है वो रहने दो बाजू में, पैसे अगर आपको मिल गए हैं, इफ यू हैव रिसीव्ड द मनी एंड दो यू हैव नॉट सैटिस्फाइड द कंडीशन, स्टिल यू रिकॉर्डेड एज इनकम। इन दोनों में आपको फर्क समझना पड़ेगा। ये कॉन्ट्राडिक्टरी है अकाउंट्स के साथ, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा ताकत लगा रहा हूं मैं। वो बोलते हैं कि रिकॉग्निशन शैल नॉट बी पोस्टपोन नहीं कर सकते बियॉन्ड द डेट ऑफ एक्चुअल रिसीट। मतलब क्या बता रहे हो कि पैसा अगर आपको मिल गया, आप उसको रिकॉर्ड कर दीजिए एज इनकम, या रिड्यूस करना है कॉस्ट में से तो कॉस्ट में से रिड्यूस कर दीजिए, यू रिकॉर्ड इट। प्लीज उसको लाइबिलिटी करके मत बोलिए पैसे मिल गए। ये समझ में आया कि ये वाला सेकंड वाला पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अकाउंट्स के अगेन जाता है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसे मिल गए तो इनकम, अरे इनकम टैक्स का तो एटीट्यूड वही है ना। इनकम टैक्स तो पहले जल्दी टैक्स करने, मैंने क्या बताया था, आईसीडीएस एसएससी के फेवर के लिए बनाए गए थे कि इनकम टैक्स के फेवर के लिए बनाए गए थे? हाँ, बुक में अलग दिखेगा, आईटी में अलग दिखेगा बेटा, उसके वजह से टाइमिंग डिफरेंस क्रिएट होगा। टाइमिंग डिफरेंस क्रिएट होगा तो तेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 अप्लाई होगा उधर बुक्स में, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 क्रिएट होने से तेरा वो डेफर्ड टैक्स असेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का इफेक्ट देना पड़ेगा। दैट इज अकाउंटिंग वाला पार्ट। यहां तक क्लियर है? मुझे यस या नो बोलिए आप, नहीं तो मैं रिप्लाई फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी डिस्कस, कि आपको अगर सब्सिडी मिला है तो यू कैन नॉट पोस्टपोन इट अंडर इनकम टैक्स लॉ। अंडर इनकम टैक्स मतलब उसके ऊपर आपको टैक्स भरना है। सर अभी तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किए, पैसे मिल गए ना, खत्म, आपका इनकम है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अब उन्होंने अलग अलग ट्रीटमेंट बताई होगी यहाँ पे। अगर ये डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट होगा तो आपको पता है ये डब्ल्यूडीवी में से रिड्यूस करना पड़ता है हमें। हाँ, मैंने कल आपको फॉर्मेट भी दिखाया था, एक्चुअल कॉस्ट का फॉर्मेट दिखाया था जो डब्ल्यूडीवी में जाता है। ग्रांट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट और फ्रॉम द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द असेट। अगर नया असेट होगा, इसी साल लिया होगा तो एक्चुअल कॉस्ट में से रिड्यूस करोगे, और पुराना असेट है विच इज ऑलरेडी फॉर्मिंग ब्लॉक ऑफ द असेट, तो ब्लॉक में से रिड्यूस होगा, डब्ल्यूडीवी में से रिड्यूस होगा। क्या पहला पॉइंट रिकॉग्निशन का क्लियर है? यही याद रखना है, ये टेबल ही याद रखना है, ट्रीटमेंट का ही ये टेबल ही इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत ही आसान है। चलो आगे चलता हूं। सर ये नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, मतलब क्या? लैंड। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट का ग्लोबल एग्जांपल लैंड, लैंड ही अभी आपका एग्जांपल आता है। अभी गुडविल भी आ सकता है, लेकिन गुडविल के अगेंस्ट मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट कभी सब्सिडी देता है, लेकिन जमीन लेने के अगेंस्ट सब्सिडी मिल सकता है, ग्रांट्स मिल सकता है। तो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट रिक्वायरिंग फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन ऑब्लिगेशन, मतलब कोई कंडीशंस है, कोई कंडीशन आप सेटिस्फाई करोगे तो ग्रांट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम over the same period over which the cost of meeting such obligation is charged to income tax। देखो क्या बता रहा है, अगर नॉन डिप्रिशिएबल असेट का होगा तो आप इसको इनकम रिकॉग्नाइज कीजिए। इनकम तो बनाना पड़ेगा क्योंकि अगर डिप्रिशिएबल होता तो हम कॉस्ट में से माइनस करते हैं, नॉन डिप्रिशिएबल है। तो उन्होंने बोला कि इमीडिएटली इनकम मत रिकॉर्ड कीजिए, फिर इसको इमीडिएटली कब नहीं करके कब करना है, ओवर द पीरियड ऑफ, ओवर द पीरियड। अब समझ लीजिए कितने साल हो गए, 5 साल हो गए। उन्होंने 5 साल की कोई कंडीशन डाल के रखी है कि ये 5 साल आपको, 5 साल में वो प्रोजेक्ट बनना ही चाहिए, 5 साल में बिल्डिंग रेडी हो जानी चाहिए, 5 साल में आपका टर्नओवर इतना हो जाना चाहिए, 5 साल में आपका टोटल जीएसटी इतना लगना चाहिए, 5 साल में आपके पास इतनी वुमेन एम्पावरमेंट जनरेट हो जानी चाहिए, 5 साल में फलाना ठिकाना जो भी बोल सकते हैं, इतना आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए। वॉट एवर कंडीशन दे हैव सेड, आपको इसके इनकम रिकॉग्नाइज करना पड़ता है ओवर द पीरियड ऑफ 5 years। लेकिन अगेन बात वो आती है कि सर अगर रिसीव्ड हो गया तो इनकम बनाना ही है, तो पहली बात कर ली हम लोगों ने। अभी आईटी इनकम कंसिडर किया, बाद में अगर जाके कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो गवर्नमेंट ने वापस पैसा लिया, तो आईटी में इफेक्ट कैसे देंगे? रिवर्सल करेंगे ना बेटा यश। आप समझो ना, अगर आपको
ग्रांट दिया था और आपने उसको रिड्यूस किया था डब्ल्यूडीवी में से, डब्ल्यूडीवी में से रिड्यूस किया था, तो फिर से डब्ल्यूडीवी में ऐड हो जाएगा उतना पैसा, असेट स्पेसिफिक था वो। और अगर आपका ग्रांट जो था वो अगर इनकम था, इनकम मतलब रेवेन्यू सब्सिडी था, तो आपने उसको इनकम बुक किया था, अभी आपको रिटर्न देना पड़ रहा है क्योंकि आपने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, तो आप एक्सपेंस करके बुक कीजिए। रिवर्सल इफेक्ट ना, अपोजिट इफेक्ट। हाँ, जो आपने पहले किया था उसका अपोजिट करने का है। चलो आगे चलता हूं। नॉट डायरेक्टली रिलेटेबल टू असेट, अगर कोई ग्रांट है जो असेट्स के कनेक्शन में नहीं है तो हम इसको क्या मानते हैं, फिर रेवेन्यू सब्सिडी मानते हैं। Proportionate amount shall be deducted from the actual cost of the asset or shall be reduced from the written down value of the asset to which the asset belong to। अच्छा, ये कोई बोलता है कि सर ये कोई पर्टिकुलर असेट के रिलेटेड नहीं है, मतलब क्या पर्टिकुलर असेट, मतलब आपने 50 असेट लिए, 50 असेट्स लिए ना, क्योंकि प्लांट जब आप सेटअप करते हो तो बहुत सारे असेट लिए जाते हैं, फैक्ट्री शेड लिया गया, फिर यहाँ पे मशीनरी ए, मशीनरी बी, मशीनरी सी, मशीनरी डी। तो अगर किसी पर्टिकुलर असेट का रहेगा तो उस असेट की कॉस्ट में से माइनस कीजिए। लेकिन आपको पता है कि ये असेट का नहीं है, ये पूरे सेटअप का है, तो प्रोपोर्शनेटली इनकी कॉस्ट का या इनकी डब्ल्यूडीवी का प्रोपोर्शन ले लीजिए और प्रोपोर्शनेटली सारे ब्लॉक में से माइनस कीजिए। तो कंप्यूटर का ब्लॉक होगा तो उसमें से भी माइनस कीजिए, प्लांट एंड मशीनरी का 15% का ब्लॉक होगा उसमें से माइनस कर दीजिए, फर्नीचर का ब्लॉक होगा उसमें से माइनस कर दीजिए, तो प्रोपोर्शनेटली कर दीजिए। दैट वाज नॉट asset what you say particular asset oriented but overall block oriented और overall setup oriented अगर होती है तो वो बात हमने यहाँ पे थर्ड में कर ली। फोर्थ, रिसीवेबल एज अ कॉम्पेंसेशन, हाँ ये तो रेवेन्यू सब्सिडी है, रिसीवेबल एज अ कॉम्पेंसेशन फॉर एक्सपेंस और लॉसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर or for the purpose of giving immediate financial support to the person with no further related cost। तो इसको क्या करना है, ये तो रेवेन्यू सब्सिडी हो गई, तो उन्होंने बोला कि एक काम कीजिए, आप पावर, आपका जितना भी पावर एक्सपेंसेस होता है, पावर एंड फ्यूल जितना भी होता है, मान लीजिए 10 लाख का हो गया, इतना भर दीजिए, उसका 80% हम फाइनेंस करेंगे, तो बाद में आपको सब्सिडी मिलेगी साहब, ठीक है ना, 80% मतलब 8 लाख मिलेगी। तो आपने पहले 10 लाख को एक्सपेंस बुक किया हुआ है और गवर्नमेंट उसकी सब्सिडी दे पा रहा है 8 लाख, तो इसको आप रेवेन्यू बना के इनकम बना दीजिए, ठीक है ना। द ग्रांट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज द इनकम ऑफ अ पीरियड इन विच इट इज रिसीवेबल। तो रिसीवेबल तब, तो जब आपने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, रिसीवेबल हो गया, अक्रूवल बेसिस पे आप टैक्स कर दीजिए, ठीक है ना, अगले साल मिल ही जाएगी आपको। तो जिस पीरियड में आपको राइट टू रिसीव स्टैब्लिश हो चुका है, रिसीवेबल बन चुका है, तो आप बुक कर दीजिए। सर अगर एडवांस में गवर्नमेंट ने दे दिया तो बुक करना ही है, उसकी तो बात हो ही गई हमारी। इन एनी अदर केस, तो जनरल केस में उन्होंने क्या बोला, लास्ट वाला, ग्रांट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम। आप कंफ्यूज, आपको पता ही नहीं है कि कहां कहां सब्सिडी है, कोई टेंशन मत लो, डायरेक्टली उसको इनकम बुक कर दो। इनकम और द पीरियड नेसेसरी टू मैच देम विद द रिलेटेड कॉस्ट विच दे आर इंटेंडेड टू कॉम्पेंसेट। तो भैया जो खर्चे के बदले में ये सब्सिडी मिला जा रहा है, तो जिस पीरियड में आप एक्सपेंस बुक करने वाले हो, मैचिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर लिखा हुआ है ये चीज, ठीक है ना, आप मैच कर दो, जिस पीरियड में आप एक्सपेंस करने वाले हो सब्सिडी के लिए, उस पीरियड में आप उसको इनकम भी बुक कर देना, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट्स इन फॉर्म ऑफ नॉन मॉनिटरी एसेट, सर कभी कभी नॉन मॉनिटरी मिलता है, मैंने आपको बताया, मतलब गवर्नमेंट ही आपको प्लांट सब्सिडी देता है, डायरेक्टली प्लांट ही फंड कर देता है, जमीन ही दे देता है आपको, ठीक है ना। गिवन एट अ कंसेशनल शैल बी अकाउंटेड फॉर द फॉर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्विजिशन कॉस्ट। आपने जितना भी खर्चा किया होगा वो लेने के लिए, जो भी खर्चा किया होगा आपने, भले 1 करोड़ का असेट है, आपको 1 लाख में मिला होगा, तो भैया अगर आपने 1 लाख में लिया है तो 1 लाख में, सर बिल्कुल फ्री में ही मिला है, तो आपके बुक में रिकॉर्ड कैसे होगा, तो आप नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड कीजिए, 100 रुपीज पे रिकॉर्ड कीजिए अगर आपका कॉस्ट ही नहीं होगा तो। रिफंड ऑफ ग्रांट, जो अभी यश पूछ रहा था कि सर ग्रांट ले तो लिया, अभी रिफंड करेंगे तो क्या ट्रीटमेंट होगी, ठीक है। द अमाउंट रिफंडेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट shall be applied first against the unamortized deferred credit remaining in respect of the government grant। तो अगर आपके बैलेंस शीट में रिसीवेबल अमाउंट अभी भी लिखा है आपने, ये आपका बैलेंस शीट है, आपको टोटल 100 करोड़ में से 35 करोड़ मिलने वाले थे, तो आपने यहाँ पे, और 35 करोड़ में के 20 करोड़ आपको ऑलरेडी मिल चुके, पहले मिल चुके, तो आपके यहाँ पे रिसीवेबल में 15 करोड़ होंगे पहले। समझ में आ रहा है क्या आपको, अरे सब्सिडी रिसीवेबल में करके 15 करोड़ होंगे ना, क्योंकि आपको लेटर तो 35 करोड़ का मिल चुका था, आपका सब्सिडी अप्रूव हो चुका है 35 करोड़। मैंने क्या बोला, अभी आपको 10-10 साल में कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है, तो आपने रिसीवेबल करके रखा था कि अगले अगले कुछ सालों में अभी 15 करोड़ बाकी है,
लेकिन आपने सब 6th ईयर में 7th ईयर में कंडीशंस को वायलेट कर दिया, अब आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देगा नहीं, फर्दर सब्सिडी देगा नहीं, और जितनी दी हुई थी उतनी रिफंड ले लेगा। तो पहले तो उन्होंने बोला जो भी आप रिफंड करने वाले हो वो रिसीवेबल अमाउंट में से पहले माइनस कर दो, ठीक है, क्योंकि इतना पूरा रिवर्सल होने वाला है अभी, तो ये 15 करोड़ में से माइनस कर दो। दूसरा, जो 20 करोड़ आपने ऑलरेडी जिसका ट्रीटमेंट दिया होगा, तो या तो इसको असेट में से रिड्यूस किया होगा तो असेट में ऐड कर दीजिए, इसको रेवेन्यू करके बुक होगा तो एक्सपेंस करके बुक कीजिए। तो पहला उन्होंने क्या बोला, जो बैलेंस शीट में अनअमोर्टाइज डिफर्ड क्रेडिट रिमेनिंग, मतलब अभी आने वाला है, ये जो रिसीवेबल है पहले उसमें से आप माइनस कर दीजिए। टू द एक्सटेंट दैट अमाउंट इज रिफंडेबल एक्सीड्स एनी डिफर्ड क्रेडिट वेयर नो डिफर्ड क्रेडिट एग्जिस्ट, या तो क्रेडिट ही नहीं था, द अमाउंट शैल बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट। दूसरा, गवर्नमेंट ग्रांट्स द अमाउंट रिफंडेबल इन रिस्पेक्ट गवर्नमेंट रिलेटेड टू द डेप्रिशिएबल एसेट, अगर एसेट आपका डेप्रिशिएबल एसेट था तो आपने उसके कॉस्ट में से माइनस किया था, शाल बी रिकॉर्डेड एज इंक्रीजिंग एक्चुअल कॉस्ट, तो कॉस्ट बढ़ा के दिखानी पड़ेगी या डब्ल्यूडीवी बढ़ा के दिखानी पड़ेगी बाय द अमाउंट रिफंडेबल। Where the actual cost of the asset is increased, the depreciation on the revised actual cost or written down value shall be provided prospectively. Retrospectively नहीं करेंगे हम, prospectively इसको ट्रीट करेंगे। जिस साल में आपने कंडीशंस वायलेट किया उसके आगे वाले सालों में आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन, मतलब जो एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन है वो मिलेगा, पीछे जाके कुछ नहीं करना है। डेफर्ड क्रेडिट रिसीवेबल कैसे रहेगा, आपको गवर्नमेंट, आपने मान लेते अभी रेवेन्यू एक का एग्जांपल लेता हूं बेटा, आपने 10 करोड़ का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इनकर्ड किया हुआ है, गवर्नमेंट ने बोला इसका 60% में आपको सब्सिडी देता हूं, आपने बोला दे दीजिए, आपने यहाँ पे पहले 60% लिख दिया था, ठीक है ना, कि सब्सिडी रिसीवेबल 60%, मतलब भैया मिला नहीं अभी, तो 6 करोड़ मिला था आपको, ठीक है ना, 6 करोड़ में का 2 करोड़ मिल गया, अगले साल मिल गया, समझ लीजिए 2 करोड़ दे दिया गवर्नमेंट ने, तो भैया 6 करोड़ में का 2 करोड़ मिल गया, तो इसको अमोर्टाइज बोलते हैं हम, कितना अमोर्टाइज हो गया, इतना आपने राइट ऑफ करना है, अभी 2 करोड़ आपको मिल गया, तो ये माइनस यहाँ से हो जाएगा, ये माइनस होके कहाँ पे जाएगा, गवर्नमेंट सब्सिडी करके 2 करोड़ यहाँ पे आएगा, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया है। पहले यहाँ तक समझ में आया कि आपको, आपने कोई खर्चा किया जिसका गवर्नमेंट सब्सिडाइज करने वाला है, मे बी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस या एम्प्लॉय एक्सपेंस, एम्प्लॉय कॉस्ट जो भी है, उसका 60% गवर्नमेंट देने वाला, तो पहले आपने 60% रिसीवेबल की एंट्री मारी, जब आपका ग्रांट अप्रूव हो गया, फिर 2 करोड़ मिला भी आपको, मिला तो आपने उतना 2 करोड़ में से राइट ऑफ कर दिया और 2 करोड़ को रेवेन्यू बुक कर दिया, यहां तक ठीक है। ठीक है, दिस इज वन वे ऑफ अकाउंटिंग। सेकेंड वे ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, ठीक है ना, सेकेंड वे ऑफ अकाउंटिंग होती है कि आपने पूरा का पूरा 6 करोड़ इनकम बुक कर दिया, क्योंकि मिलना ही है, ठीक है, पूरा का पूरा 6 करोड़ रिसीवेबल है, तो आपका अकाउंटिंग हो गया, 6 करोड़ भैया मिलेगा, 6 करोड़ रिसीवेबल, ये एंट्री आ गई, बोलो, ये भी सिंपल एंट्री है। हम्म, ये ठीक है क्या, 6 करोड़ आपको मिलना था, 6 करोड़ आपने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, मिलने वाला है तो रिकॉर्ड करके रखा है, रिसीवेबल की एंट्री मार के रखी है आपने, 6 करोड़ में से 2 करोड़ मिल भी गया, अब ये 2 करोड़ यहां से माइनस होके बैंक में ऐड हो जाएगा, नीचे आपके बैंक होता है, ठीक है ना, तो बैंक में 2 करोड़ का बैलेंस बढ़ गया, तो दिस दिस इज वन वे ऑफ अकाउंटिंग। हम्म, तो अभी अनअमोर्टाइज कितना बचा था आपका, 4 करोड़ बचा था, गवर्नमेंट ने बोला कि आपने कंडीशन तोड़ दी, आपको ग्रांट मिलेगा नहीं, तो अभी आपको रिवर्सल की एंट्री मारनी है, तो रिवर्सल 6 करोड़ थोड़ी ना क्या मारोगे आप, ठीक है ना, रिवर्सल में आपने 2 करोड़ तो पहले ही बुक कर दिया था, मतलब 6 करोड़, 4 करोड़ आपके बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है, तो पहले 4 करोड़ में से आप राइट ऑफ कर दीजिए, और बचा हुआ जो 2 करोड़ है वो आप पीएनएल को आप राइट ऑफ कर दीजिए, ठीक है ना, बचा हुआ 4 करोड़ या पीएनएल में डाल दीजिए। इसका रिवर्सल का एंट्री क्या आएगा, इसका रिवर्सल का एंट्री क्या आएगा बताइए, आपको 2 करोड़ बैंक में देना पड़ेगा, ठीक है ना, तो सब्सिडी रिफंड अकाउंट आप बनाओगे, ठीक है ना, टू क्या बनाओगे, टू रिसीवेबल, रिसीवेबल में 4 करोड़ जाएगा, और टू बैंक, बैंक में से आपको पैसे भी देने पड़ेंगे 2 करोड़, और सब्सिडी रिसीवेबल 6 करोड़, तो 6 करोड़ का आपका रिवर्सल घटेगा, इस तरीके से, जो अनअमोर्टाइज है उसमें से पहले राइट ऑफ करो, बचा हुआ आप कैश में दे दो, ठीक है ना, तो दिस इज द वे ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। वो तो अलग अलग क्वेश्चंस आप करो, AS 12 के करो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहते हो आप।
इसमें क्या होता है ना, इनकम टैक्स का और एएस का अकाउंटिंग अलग है, प्लीज अंडरस्टैंड करो, थोड़ा सा उसके वजह से डिफरेंशिएट क्रिएट होता है, हल्का सा डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। डिस्क्लोजर्स आ गए मतलब स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ठीक है ना। डिस्क्लोजर्स में क्या करना है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो क्या नेचर का था, मतलब वो असेट स्पेसिफिक था, डिप्रिशिएबल असेट का था, नॉन डिप्रिशिएबल असेट का था, या रेवेन्यू सब्सिडी थी, आपको बताना पड़ेगा। डिडक्शन फ्रॉम एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट और राइट, डब्ल्यूडीवी, ये आपको बताना पड़ेगा। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट नॉट रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द एक्चुअल कॉस्ट, वो भी आपको बताना पड़ेगा। नेचर ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट नॉट रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज इनकम एंड रीजन देयर ऑफ, कि कोई अगर इनकम, कोई अगर आपने गवर्नमेंट ग्रांट मिला है आपको और अगर आपने उसको इनकम नहीं बुक किया है तो क्यों नहीं किया, उसको भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एएस 12 में और आईसीडीएस का बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। एएस 12 कब रिकॉग्नाइज करता है ग्रांट को, रीजनेबल एश्योरेंस ऑफ कंप्लायंस अटैच टू द कंडीशन एंड रीजनेबल सर्टेनिटी ऑफ अल्टीमेट कलेक्शन, तो बोलता है रीजनेबल एश्योरेंस होना चाहिए कि आपका कंडीशन कंप्लाई होने वाला है तो आप इनकम बुक कर दीजिए। मेयर रिसिप्ट ऑफ ग्रांट इज नॉट सफिशिएंट, तो ये बोलता है पैसा मिलेगा तो वो सफिशिएंट नहीं है, आप इनकम नहीं बुक कर सकते, तो दिस इज अ मेजर डिफरेंस, मैंने आपको बता दिया जो आपको याद रखना है। ऑन रीजनेबल एश्योरेंस ऑफ कंप्लायंस अटैच टू द कंडीशन एंड रीजनेबल सर्टेनिटी ऑफ अल्टीमेट कलेक्शन, तो पहला कंडीशन तो कॉमन ही है। रिकॉग्निशन कैन नॉट बी पोस्टपोन बियॉन्ड द एक्चुअल डेट ऑफ रिसीट, मतलब पैसे मिल गए तो इनकम पहला बुक कर दो आप। ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन मतलब इक्विटी करके अगर मिलता है, ठीक है ना, तो टू बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल रिजर्व एंड टू बी ट्रीटेड एज अ शेयर होल्डर्स फंड। आईसीडीएस इज साइलेंट ऑन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, चलो ठीक है, साइलेंट है तो कुछ नहीं कर सकते, इनकम बुक कर दो आप, असेट स्पेसिफिक होगा तो कॉस्ट में से माइनस कर दो। ग्रांट रिलेटेबल टू द डेप्रिशिएबल फिक्स असेट टू बी reduced फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द असेट, रिकॉग्नाइज एज रिकॉग्नाइज डेफर्ड रेवेन्यू बाय द सिस्टमैटिक क्रेडिट टू द पीएनएल अकाउंट, ठीक है ना। या तो आप क्या करो, यहाँ पे दो मेथड है, एक तो कॉस्ट में से रिड्यूस कीजिए, या तो आपको सब्सिडी रिसीवेबल करके दिखाइए और अमोर्टाइज कर दिए ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ द असेट, तो देयर आर टू मेथड्स। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे इन्होंने बोला टू बी रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द फिक्स असेट इन लाइन विथ एक्सप्लेनेशन 10 टू सेक्शन 43(1). चलो तो मैं आपको 43(1) का एक्सप्लेनेशन फटाक से पढ़ा देता हूं, देख लेते हैं कि हमारे काम का तो यही है 43(1), तो ये 43(1) है एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है ना। एक्चुअल कॉस्ट 43(1) पीजीबीपी में जा रहा हूं मैं, फटाफट फटाफट हम बात कर लेते हैं। इसकी बातें हमने ये कर ली थी, 10,000 की बातें कर ली थी कल, आपको पता ही है। एक्चुअल कॉस्ट मतलब जो ब्लॉक में ऐड होता है उसकी हम बात करते हैं, यहाँ पे दुनिया भर के एक्सप्लेनेशन लिखे गए, ठीक है। उसमें का कोई एक एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन 10, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है। 10 कहाँ चला गया, 7A तक रख के उन्होंने गायब क्यों कर दिया। एक्सप्लेनेशन 9, एक्सप्लेनेशन 10, हाँ यहाँ पे आ गया, देखो सब्सिडी और ग्रांट और रिम्बर्समेंट पढ़ रहा हूं। so much of the cost as relatable to the subsidy or the grant reimbursed shall not be included in the actual cost of the asset of the assessee. However, where subsidy or grant reimbursed is of the nature that it cannot be directly relatable to asset acquired, so much of the amount which bears to the total subsidy मतलब फॉर्मूला बता रहा है वो, total subsidy, reimbursement or grant at the same proportion as the such asset bears to all the asset, ठीक है ना, with reference to which subsidy or grant reimbursed so received shall not be included in the actual cost of the asset। कुछ नहीं बाबा, एकदम सिंपल वो बता रहा है, सब्सिडी इनटू आपकी इसमें से कितना रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन इज इक्वल टू टोटल सब्सिडी अमाउंट इनटू वैल्यू ऑफ असेट, ये बाबा जो असेट की वैल्यू होगी जिस असेट में आप ऐड कर रहे हो, डिवाइड बाय टोटल असेट, ठीक है ना। अगर ये 1 करोड़ है और टोटल एसेट 10 करोड़ के और ये 10 लाख का सब्सिडी मिला है तो 10% की हम बात करें, 10% इसमें से रिड्यूस होगा, प्रोपोर्शनेट की बात कर रहा है, प्रोरेटा की बात कर रहा है। फिर यहाँ पे नोट क्या दिया, देखो आईसीडीएस का ये कनेक्शन मारा उन्होंने। ICDS 7 requires government grant relatable to depreciable asset to be reduced from the cost of the asset or the WDV of the asset. It further provided government grant is not directly relatable to asset, then pro rata reduction of the amount of grant shall be made in the same proportion as such asset based to the all asset, तो asset की वैल्यू डिवाइड बाय ऑल द असेट्स की वैल्यू। तो ये बातें हो गई, तो एक एक्सप्लेनेशन क्लियर है अपना, ये जो काम करना था, ये अपना एक सेक्शन पढ़ना था, उसके साथ ये सब्सिडी की बात हमारी हो गई।
आगे चलता हूं। रिलेटेबल टू नॉन डिप्रिशिएबल एसेट, अगर नॉन डिप्रिशिएबल एसेट होगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट एज अ कैपिटल रिजर्व इफ नो कंडीशन इज अटैच, नहीं होगी तो डायरेक्टली आपके लिए कैपिटल रिजर्व का अकाउंटिंग कर दीजिए आप। और पीएनएल को टू बी क्रेडिटेड टू द पीएनएल ओवर द पीरियड ऑफ इनकरिंग द कॉस्ट ऑफ मीटिंग द कंडीशन ऑफ द ग्रांट। तो अगर आपको फैक्ट्री शेड बनाने के लिए या जमीन लेने के लिए उन्होंने कुछ अगर नॉन डिप्रिशिएबल एसेट के लिए अगर आपको उन्होंने पैसे दिए और उसके कंडीशंस आपके 4 से 5 साल में बुक होने वाले, तो उन्होंने बोला प्रोपोर्शनेटली आप हर साल इनकम स्टेटमेंट में डाल सकते हो। अब टू बी कंसिडर एज इनकम, यहाँ पे हम बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, ऐसा हमारे इनकम टैक्स में कुछ है ही नहीं। यहाँ पे टैक्सेबल इनकम बनाओ इसको, ठीक है ना, क्योंकि कॉस्ट में से माइनस नहीं होगा, क्योंकि डिप्रिशिएबल एसेट तो है नहीं है, ठीक है ना। तो टू बी कंसिडर एज इनकम ऑन अपफ्रंट बेसिस इफ देयर आर नो कंडीशन अटैच, अगर कोई कंडीशन नहीं होगा तो डायरेक्टली इनकम बना दो, और कंडीशन अटैच होगा तो ओवर द पीरियड ऑफ सेटिस्फाइंग द कंडीशन, जो पीरियड आपको लगेगा उस पीरियड में आप इनकम करके बुक कर दीजिए प्रोपोर्शनेटली, कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्रांट्स अदर देन दो कवर्ड अबाउट, तो जो ग्रांट्स यहाँ पे कवर्ड नहीं हुई है, मतलब डिप्रिशिएबल एसेट या नॉन डिप्रिशिएबल एसेट, मतलब एसेट स्पेसिफिक नहीं है, तो ऐसी कोई भी ग्रांट को इन्होंने क्या बोला है, क्रेडिट एज इनकम और रेड्यूस फ्रॉम द रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे दो ट्रीटमेंट है, या तो आप इनकम बनाइए या तो आप एक्सपेंस में से रेड्यूस कीजिए। मतलब एक तो इलेक्ट्रिसिटी ग्रांट अगर होगा तो आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में से माइनस कर दीजिए, जो सेपरेटली इनकम करके दिखा दीजिए। लेकिन हमारे इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है, इनकम टैक्स बोलता है एक्सपेंसेस पूरा बुक कर लेना, पूरा डिडक्शन ले लेना, ग्रांट टू बी ट्रीटेड एज इनकम ओवर द पीरियड ओवर विच द कॉस्ट ऑफ मीटिंग द कंडीशन इज इनकर्ड। तो जो भी आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कंडीशंस होगी, या फैक्ट्री सेटअप का जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, ठीक है, वो जो भी आप कंडीशन सेटिस्फाई करते होगे आपको वैसे वैसे वो इनकम बुक करते जाना है। कॉम्पेंसेशन फॉर एक्सपेंसेस लॉस इनकर्ड फॉर गिविंग इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट, कभी कभी गवर्नमेंट अर्थक्वेक होता है, फ्लड आती है, तो इमीडिएट कैश सब्सिडी देता है, कैश असिस्टेंस देता है, उसका क्या करना है? तो उन्होंने बोला टू बी रिकॉग्नाइज इन द ईयर इन विच इट इज रिसीवेबल, और यहाँ पे भी वही लिखा गया इनकम इन विच इट इज रिसीवेबल। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मैंने पढ़ा दी थी आपको, डिस्क्लोजर जो भी हो आप डाल दो। तो दिस इज सब्सिडी जो पूरा का पूरा है। अब मुझे आपको पीजीबीपी में का एक दिखाना था, ये लास्ट वाला जो बात हमने बोला कि अगर ये असेट स्पेसिफिक होगा तो यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया गया है, असेट स्पेसिफिक होगा तो। अब मुझे आपको दिखाना है सेक्शन 28। सेक्शन 28 में हम सब्सिडी देखेंगे। सेक्शन 28 में रेवेन्यू सब्सिडीज को कवर किया जाता है, वी कवर हियर रेवेन्यू सब्सिडीज। सेक्शन 28 चार्जेबिलिटी, उसमें का जो सब्सिडी को लेके पॉइंट है वो देख लेते हैं फटाक से। यहाँ पे तो पहले उन्होंने ये सब बता दिया है कि अगर एक्सपोर्ट इंसेंटिव दे दिया, दुनिया भर के आपको पता है, कस्टम्स लॉ जब आप पढ़ोगे तो आपको ये सब पता चलेगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट, कैश असिस्टेंस अगेंस्ट द एक्सपोर्ट अंडर गवर्नमेंट स्कीम, कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी रीपेड और ड्यूटी ड्रॉबैक, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम। तो ये सारे कस्टम्स के सब्सिडी जैसे है, कस्टम के इंसेंटिव जैसे हैं, तो इनको तो गवर्नमेंट ने इनकम बना के रखा हुआ है। टेक्निकली ये जो पहला वाला आइटम है ना, इसका कंफ्यूजन था कि ये लाइसेंस बेचा जा रहा है, आपको ये लाइसेंस सेल करते तो कुछ किसी ने बोला था कि कैपिटल गेन में इसको टैक्स करना चाहिए ना, लाइसेंस सेल करते तो प्रॉफिट कैपिटल गेन में टैक्स होता है ना, लाइसेंस इज अ प्रॉपर्टी, अरे लाइसेंस इज अ कैपिटल एसेट ना। गवर्नमेंट, आप कुछ एक्सपोर्टर, अच्छे एक्सपोर्टर हो तो गवर्नमेंट ने आपको कुछ इंपोर्ट करने का लाइसेंस दिया हुआ है, कोई एक चीज आप इंपोर्ट कर सकते हो, लाइसेंस बेचने का तो कैपिटल गेन होना चाहिए। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, ये लाइसेंस आपको मिला क्यों है, क्योंकि आप एक्सपोर्टर हो, तो इसका जो लॉजिकल हेड है वो कैपिटल गेन नहीं है, लॉजिकल हेड जो है इसका वो पीजीबीपी, और यहाँ पे पीजीबीपी में अगर स्पेशल चार्ज क्रिएट किया है उन्होंने तो आपको पीजीबीपी में ये टैक्स करना है, ठीक है। तो कैपिटल नेचर वगैरह बात नहीं करनी है, ऐसे नहीं करना है। तो एक तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बातें हो गई, वो सब आपको डिटेल में पढ़ना है, प्लीज कस्टम्स में से कवर कीजिए। मुझे खाली यहाँ पे सब्सिडी के बारे में बताने दीजिए। हाँ, सब्सिडी इनकम की डेफिनेशन में उन्होंने डाल दिया यहाँ पे सेक्शन 224 क्लॉज 13 क्लॉज 18, ठीक है ना। असिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ सब्सिडी और ग्रांट और कैश incentive or duty drawback or waiver or concession or reimbursement by whatever name called by the government or the state government or any authority or body or agency in cash or in kind to the assessee shall be deemed to be the income of the previous year in which it is received if not charged to income tax in earlier previous year। अगर पहले कभी आपने चार्ज नहीं किया होगा इनकम में, मतलब रिसीवेबल बेसिस पे कभी नहीं किया होगा, तो उन्होंने बोला जब भी आप रिसीव करोगे तब आपको उसको इनकम बनाना पड़ेगा। तो इनकम की डेफिनेशन में उन्होंने ऐड किया है
अब ये दोनों हेड में भी जा सकता है, पीजीबीपी में भी जा सकता है अगर बिजनेस रिलेटेड है, या आईएफओएस में भी जा सकता है अगर आईएफओएस का रहेगा तो, लेकिन मेनली तो पीजीबीपी में ही जाता है। तो इट इज अ बिजनेस इनकम। ठीक है, इनकम की डेफिनेशन में उन्होंने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे हमारी आईसीडीएस खत्म हो जाती है, ये वाली गवर्नमेंट ग्रांट्स की आईसीडीएस 7,